Hi friends, my name is Ritesh Agarwal and I welcome you all to the Hindu Analysis. Let's look at the important updates for the month of January. A lot of this has happened in the month of January and that is why I have broken this video into 3 parts. There will be a part 1, part 2 and part 3. ठीक है, तो ये आज बात कर रहे हैं पार्ट 1 रहेगा और आप इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 का सीरीज भी चेकआउट कर सकते हो, विच वी विल बी अपलोडिंग सीक्वेंशियली, है ना। तो ये दिस इज बेसिकली पार्ट 1। ओके, तो हम बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में। इंडिया इंक्स डील टू डेवलप ऑयल टैंक इन लंका। ये बेसिकली ट्रिंकोमाली ऑयल फार्म डील के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिया और श्रीलंका के बीच में रहा था। ठीक है, इसमें बेसिकली इंडियन ऑयल के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में और सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच में ये डील हुई है। इंडियन ऑयल की जो श्रीलंकन सब्सिडरी है विच इज़ लंका आईओसी, उनके सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में ये डील हुई है, जिसमें बेसिकली ये तीनों जो हैं वो ट्रिंकोमाली में एक ऑयल टैंक फार्म जो है उसको जॉइंटली डेवलप करेंगे ईस्टर्न श्रीलंका में, है ना। मैं अभी आपको मैप पर इसकी पोजीशनिंग दिखाऊंगा। ईस्टर्न श्रीलंका की तरफ ये ऑयल टैंक फार्म है, जहां पे तकरीबन 99 स्टोरेज टैंक्स हैं जहां पर ऑयल जो है स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो 49% स्टेक जो है वो इंडियन सब्सिडरी जो है वो लंका आईओसी उसको मिलेगा और 51% जो है वो सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पास रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैप तो उतना अच्छा नहीं है मगर हमें एक आइडिया लग जाता है कि ट्रिंकोमाली एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो यहाँ आप देख सकते हो श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट में ये जो आपको एक छोटा सा गैप दिखाई देगा, यहाँ पर ट्रिंकोमाली एग्जैक्टली है। ठीक है, और चेन्नई के पास नियरेस्ट पोर्ट है ट्रिंकोमाली, तो हमारे लिए काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ऑयल फार्म डील है इसके लिए बहुत पहले 1987 में राजीव गांधी और श्रीलंका के उस समय जो प्रेसिडेंट थे JR जयवर्धने, इन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया था और उस अकॉर्ड में पहली बार ये जिक्र किया गया था कि हम जो है वो साथ में एक ऑयल टैंक फार्म डेवलप करेंगे। ठीक है, अगर ये सब कुछ सेटअप रहा तो ये इस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होगा। कब हुआ था एग्रीमेंट? 1987 में। तो ये ऑयल टैंक फार्म का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें कि कब बना, तो इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एज अ रीफ्यूअलिंग स्टेशन बाय द ब्रिटिश। ठीक है, चाइना बे में लोकेटेड है, चेन्नई से नियरेस्ट पोर्ट है, तो हमारे लिए भी अपने कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं। 99 स्टोरेज टैंक्स हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और हर स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी 12,000 किलोलीटर है, यानी एक ज़बरदस्त कैपेसिटी इस ऑयल टैंक फार्म की है। ठीक है, 2003 से इंडियन ऑयल यहाँ पर काम करना शुरू कर चुकी है और तकरीबन 15 टैंक्स हैं जो वो खुद ऑपरेट कर रही है। तो रिमेनिंग टैंक्स के लिए बेसिकली हमने ये एग्रीमेंट अभी साइन किया है। ठीक है, अब थोड़ा हो सकता है आपके माइंड में क्यूरियोसिटी हो कि 1987 में जो राजीव गांधी और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में जो अकॉर्ड साइन किया गया था वो किस बारे में था। देखो, ये बेसिकली उस समय श्रीलंका में सिविल वॉर चल रही थी। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप्स में जो शांति सेना भेजी गई थी इंडिया से, जो पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी गई थी, जो अल्टीमेटली राजीव गांधी के असैसिनेशन का कारण भी बनी। ठीक है, तो उस समय श्रीलंकन सिविल वॉर के दौरान 1987 में ये एग्रीमेंट किया गया था और इसका एक पार्ट ये भी था कि हम किसी समय जो ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डेवलप करेंगे तो उसको लेकर के ये अकॉर्ड पूरा था। ठीक है, थोड़ा सा चाइना श्रीलंका रिलेशंस का बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि चाइना श्रीलंका का भी एक एंगल ये है कि हम जो बेसिकली श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम जो श्रीलंका के साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि चाइना की एक स्ट्रैटेजी है जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसके तहत चाइना हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करके और उनको बेसिकली इंडेटेड करके ग्रेजुअली इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है, उनके पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो श्रीलंका में भी जो हम्बन टोटा पोर्ट है वो चाइना ऑलरेडी अपने अंदर ले चुका है। अभी आप लोगों ने हाल ही में डेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर के बातें देखी होगी, तो चाइना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है श्रीलंका में। इनफैक्ट इट इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन श्रीलंका। इवन अगर उनके इंपोर्ट्स देखे, श्रीलंका के इंपोर्ट्स, तो लगभग 10% ऑफ इट्स एक्सटर्नल डेट बेसिकली इज़ फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो चाइना भी एक बहुत बड़ा प्लेयर श्रीलंका में बनता जा रहा है और ये जो डील हमने की है ये कहीं ना कहीं इंडिया श्रीलंका के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देती है अगेंस्ट द चाइना श्रीलंका नेक्सस। ठीक है, तो उसके बारे में भी है।
अच्छा, अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ 6000 NGOs लैप्सेस। व्हाट इज FCRA? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, है ना। तो ये अभी जैसे साल खत्म हुआ, दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी 1 शुरू हुआ, तो 6000 NGOs का रजिस्ट्रेशन जो है FCRA में लैप्स हो गया। बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के कोई भी NGO फॉरेन फंडिंग रिसीव नहीं कर सकता। तो या तो लोगों ने रिन्यू नहीं करवाया या फिर उनके रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। इन एनी केस 6000 NGOs का जो लाइसेंस था वो लैप्स हो गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है वो सोचने की है, वो ये है कि इनमें कई बड़े नाम थे, ठीक है। बड़े नाम जैसे ऑक्सफैम एक बहुत बड़ा चेन है, फिर मिशनरी ऑफ चैरिटी जो मदर टेरेसा वाला NGO था वो इसमें शामिल था, ठीक है। और भी कई इंपॉर्टेंट नाम, जामिया मिलिया इस्लामिया इसमें शामिल था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसमें शामिल था, ठीक है। बाद में हालांकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का जो लाइसेंस था उसे रिस्टोर कर दिया गया, बट उस समय के लिए एक थोड़ा बड़ा अपडेट था। लेकिन हमारे जो काम का अपडेट है इसमें कहीं ना कहीं वो देखो, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी FCRA एक्ट को लेकर के आ रही है। उसमें स्पेशली जो अमेंडमेंट्स हुए, एक्ट 1976 में आया था, 2010 में और 2020 में उसमें अमेंडमेंट्स हुए थे। स्पेशली जो 2020 के अमेंडमेंट्स हैं उनको लेकर के NGOs ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की थी, काफ़ी कुछ सुनवाई भी चल रही थी। उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे NGOs खुश नहीं हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि इनके पास जो फॉरेन फंडिंग आ रही है उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स हैं कि इसका इस्तेमाल इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, नक्सलाइट फाइनेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी बार जो है इन मुद्दों पर अटकी हुई है। FCRA को जो मॉनिटर करने का काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, अमित शाह के अंडर जो है, ठीक है। तो FCRA एक्ट का बैकग्राउंड हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरे कहने का मतलब मोटा मोटी ये है। अच्छा, एक छोटा वन लाइनर अपडेट, VS पठानिया साहब टुक ओवर एज कोस्ट गार्ड चीफ, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड चीफ चेंज हो गए हैं फ्रॉम कृष्ण स्वामी नटराजन टू मिस्टर VS पठानिया हु टुक ओवर एज 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, नथिंग मच अबाउट इट। हाँ, नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड एड फॉर फार्मर्स। तो जो 10th इंस्टॉलमेंट PM किसान स्कीम की थी उसको मोदी साहब ने रिलीज किया, ठीक है। तो PM किसान स्कीम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, उसका बैकग्राउंड फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तकरीबन कितना पैसा रिलीज किया? तकरीबन 20,900 करोड़, तकरीबन 10 करोड़ फार्मर्स के लिए तकरीबन 20,000 करोड़ का पैसा रिलीज किया उन्होंने एज अ 10th इंस्टॉलमेंट। तो हर इंस्टॉलमेंट 2,000 की होती है, तो अगर 10 करोड़ फार्मर्स है तो 10 करोड़ इंटू 2,000 आप लगा लो, ठीक है। तो 20,000 करोड़ हो गया बेसिकली, वही उतना ही पैसा उन्होंने रिलीज किया है अंडर PM किसान सम्मान निधि स्कीम। तो देखो, पहली बात तो स्कीम को शॉर्ट में किसान स्कीम कहते हैं, बट पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ठीक है। तो अब तक कितना पैसा इसमें रिलीज किया जा चुका है? तकरीबन 1.8 लाख करोड़ का अमाउंट इसमें रिलीज किया जा चुका है। अब ये स्कीम है क्या? ये फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम है, जिसके तहत फार्मर्स को 6,000 रुपए साल में 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 2,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स में फार्मर्स को 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। स्कीम 2019 में स्टार्ट की गई थी, 2019 में, ठीक है। जैसा मैंने बताया 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 रुपए दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे फार्मर्स को दिया जाएगा या बड़े फार्मर्स को दिया जाएगा, चाहे आपके पास थोड़ी सी जमीन हो या बीघे के बीघे जमीन हो, आपको ये सुविधा दी जाएगी, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन करता है? जो हमारी एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। और बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज की रहती है कि ठीक है, किसको पैसा मिलना चाहिए, उसकी जो बेनिफिशियरीज की जो लिस्ट फॉरवर्ड करता है वो स्टेट या यूटी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में बेसिक बैकग्राउंड नोट आपके पास होना चाहिए, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। इसको आप तैयार कर लें। चाइनाज न्यू बॉर्डर लॉ, ठीक है। देखो, हालांकि हमने पिछले साल भी इसके बारे में थोड़ी बात की थी, बट ये जनवरी 1 से इंप्लीमेंट हो गया है, ठीक है। तो उस समय सिर्फ इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया था, अब ये इंप्लीमेंट किया जा चुका है। तो चाइना के नए बॉर्डर लॉ के बारे में थोड़ी बात करते हैं, है ना। तो केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2022। तो इस दौरान चाइना बहुत सारी ऐसी घटनाएं कर रहा है, हम इस पूरी सीरीज में हम उनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो पैंगोंग जो लेक में ब्रिज बनाने को लेकर हो, अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों का नाम बदल लेने को लेकर हो, या ईस्टर्न लद्दाख में ट्रूप्स की स्टेशनिंग को लेकर के हो। हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ फुल ऑन चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे समय में चाइना का नया बॉर्डर लॉ आया है। तो बॉर्डर लॉ में क्या फीचर्स है देखते हैं।
तो न्यू लॉ लेज डाउन दैट चाइना शैल सेट अप बाउंड्री मार्कर्स ऑन ऑल इट्स लैंड बॉर्डर्स। तो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट प्राइमरली देखे तो इंडिया और भूटान के साथ ही चल रहा है चाइना का। तो इन्होंने कहा है कि जहां पर भी लैंड बॉर्डर्स है वहां पे बाउंड्री मार्कर्स लगाए जाए, ठीक है, वो तो चलो। फिर फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट कमिटीज सिविल एंड मिलिट्री टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, ठीक है। लॉ कॉल्स फॉर इंक्रीज सेटलमेंट ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन एंड इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द बॉर्डर एरिया। ये देखो, ये वो चीज है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो बॉर्डर एरियाज है जहां पर डिस्प्यूट है वहां पे सिविलियन पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। ये चाइना की स्पेशल टैक्टिक है, जहां पर डिस्प्यूट हो वहां पे अपनी आबादी को बसा दो और बाद में कह दो ये तो हमारा ही एरिया था, यहां पर तो हमारे इतने लोग रहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा हो साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के वहां पे थिएटर्स बना दिए गए हैं, ठीक है, कि जाओ मूवी देख कर आओ, ठीक है। तो इंक्रीज सेटलमेंट ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे चाइना काफी काम करता है। देयर इज ऑल्सो अ लिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ लिमिटिंग द वाटर फ्लो। ब्रह्मपुत्र रिवर से आने वाले पानी को रोका जा सकता है, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो लॉ है इट इज टू गिव लीगल कवर एंड फॉर्मलाइज द चाइनीज मिलिट्री ट्रांसग्रेशन। तो अल्टीमेटली बॉर्डर लॉ का जो ऑब्जेक्टिव ये है कि बॉर्डर पे चाइना जो गतिविधियां करता है, ठीक है, चाहे वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे वहां पे सिविलियंस को बसाना हो, चाहे वहां बाउंड्री मार्कर्स लगाना हो, उन सबको एक लीगल जायज जामा पहनाने की ये बेसिकली कोशिश है कि आपको लीगल ठहराया जा सके, ठीक है। चाइना इश्यूज नेम फॉर 15 प्लेसेस इन अरुणाचल। तो चाइना ने क्या किया है, देखो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना की पोजीशनिंग हमेशा से ये रही है कि अरुणाचल प्रदेश को वो साउथ तिब्बत मानता है, अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा मानता है। तो वहां की 15 जगहों के नाम चाइना ने नाम बदल दिए। ऐसा चाइना ने क्या पहली बार किया है? नहीं, ऐसा वो एक बार पहले भी कर चुका है और अब उन्होंने वहां के 15 नाम बदल दिए, ठीक है। अगर आपका भी मन करे तो आप चाइना के नाम बदल सकते हैं। कल को आप बीजिंग को बीजापुर बोल दीजिए, शंघाई को श्रीनगर बोल दीजिए, ठीक है, बट खैर वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट ने ये काम किया है, ठीक है। 15 जगहों के नाम अरुणाचल प्रदेश के बदल दिए गए हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए भी चाइना के पास एक दूसरा नाम है, उसे ज़ैंगनैन प्रोविंस चाइना कहता है। तो ज़ैंगनैन प्रोविंस में उन्होंने जो टिबेटन अल्फ़ाबेट्स हैं या रोमन अल्फ़ाबेट्स हैं उनके हिसाब से उन्होंने 15 नाम चुने गए हैं ज़ैंगनैन प्रोविंस के, ठीक है। इससे पहले भी ये काम किया जा चुका है। 2017 में 6 जगहों के नाम उन्होंने बदले थे। ये जो 15 जगहों के नाम बदले हैं इनमें से बेसिकली 8 रेजिडेंशियल एरियाज हैं, 4 माउंटेन्स हैं, 2 नदियां हैं, एक माउंटेन पास है, ठीक है। तो इनके नाम जो है चाइना ने बदल दिए हैं। इंडिया ने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस नाम से बुलाना चाहे बुला लीजिए, हमारा एरिया है, हम अपने तरीके से डील करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने बताया चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश है साउथ तिब्बत। चाइना की अपनी टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे FRDI बिल के बारे में। FRDI बिल न्यूज़ में था और FRDI बिल अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। देखो बेसिकली इसे आप ऐसे समझें कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डूब रहा है, अब ये कोई बैंक हो सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई NBFC हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो डूब रहा है और इंसॉल्वेंट हो रहा है, मतलब बैंकरप्सी की सिचुएशन आ गई है कि भैया हाथ खड़े कर दिए, हम अपने डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं चुका सकते, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो FRDI बिल ये कहता है कि आप जो है जल्दी से जल्दी प्रोसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। या तो आप कंपनी बेचोगे या उसे किसी और के साथ मर्ज करोगे, बट उसका रिजोल्यूशन करके डिपॉजिटर्स को जितना हो सके उनका पैसा वापस लौटाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये बिल पहले भी आया था, ये बिल 2017 में आया था, टू एड्रेस द इश्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। देखो ध्यान से एक बात समझना, ये कौन सी कंपनीज की बात करता है? जो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में और जो इंसॉल्वेंट हो गई हैं, ठीक है। किसी और जगह की कंपनी नहीं है, ये विजय माल्या की कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम यहां बात कर रहे हैं सिर्फ उन कंपनीज की जो फाइनेंशियल सेक्टर में है और इंसॉल्वेंसी के कगार पर पहुंच चुकी है। तो अगर कोई बैंक, NBFC, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, किसी भी तरह की फाइनेंशियल कंपनी अगर इस सिचुएशन में आ जाती है तो ये बिल कहता है कि या तो आप उसे बेच दो या किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर दो या बंद कर दो, ठीक है। और इस तरीके से किया जाए जिससे पूरे सिस्टम पे, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब वो पूरे सिस्टम से जुड़ी हुई होती है, बहुत हजारों लाखों लोगों ने उनमें पैसा लगाया होता है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने पैसा दिया होता है।
तो एक अगर फाइनेंशियल कंपनी बंद होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी इकोनॉमी पे, पूरे इकोसिस्टम पे आता है। तो लीस्ट डिसरप्शन के साथ, इससे पहले कि वो पूरे सिस्टम को तबाह कर दे, तो कम से कम डिसरप्शन के साथ ऐसी कंपनी को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन बनाया जाए। एफआरडीआई बिल में क्या कहा गया था कि फाइनेंशियल रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन बनाया जाए जो ये सारी चीजें करे, रेगुलर इंस्पेक्शन, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग करता रहे कि कौन सी फाइनेंशियल कंपनी हेल्दी है, कौन सी नहीं है, और जैसे उसको लगे कि कोई कंपनी अनहेल्दी है, इंसॉल्वेंसी के कगार तक जाने वाली है, तो उसका कंट्रोल लेकर के उसके साथ जो भी जल्दी उसको रिजॉल्व किया जा सके, उसको रिजोल्यूशन की कोशिश की जाए। तो अनफॉर्चुनेटली 2018 में, 2017 में बिल लाया गया था, 2018 में से विड्रॉ कर लिया गया। क्यों विड्रॉ कर लिया गया? क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल क्लॉज था इसमें, जिसे बेल इन क्लॉज कहा गया था। बेल इन क्लॉज में ये कहा गया था कि अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो ऑब्वियसली उस कंपनी का नुकसान कौन भरेगा? तो उस कंपनी के नुकसान में थोड़ा थोड़ा नुकसान उसके डिपॉजिटर्स को भी बांटना पड़ेगा, ऐसी बात की गई थी। यानी लेट्स से आप सब ने मिलकर के एक बैंक में पैसे जमा करवाए, कल को वो बैंक बंद हो गया, अब अल्टीमेटली लेट्स से कि एक बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए उठाए हुए थे, अब उस बैंक की वर्थ ही 3,000 करोड़ रह गई है, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने उसको 5,000 करोड़ दिए थे उनको मिल तो 3,000 करोड़ ही सकते हैं ना। तो डिपॉजिटर्स को वो लॉस बियर करना पड़ेगा, ऐसा उसमें क्लॉज था। गवर्नमेंट वो बचे हुए 2,000 करोड़ बियर नहीं करेगी, वो 2,000 करोड़ जो है डिपॉजिटर्स को बियर करने पड़ेंगे कि अगर आपने 50 रुपए दिए थे अब आपको 30 रुपए मिलेंगे, ऐसी बात की गई थी। तो ऑब्वियसली जो इंडिया में सिस्टम है, इंडिया में हम ये मान के चलते हैं कि हमने बैंक्स में पैसा जमा कराया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसा जमा करवाया है, तो वो पैसा सेफ है। ठीक है, और अगर उस पैसे को कुछ ऊपर नीचे हुआ तो गवर्नमेंट हमें वो पैसा भर के देगी, ऐसा हम एक मेंटालिटी इंडियन आदमी की होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था कि उस समय भी बेल इन क्लॉज में कि भैया पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ठीक है, आपका जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वहां तक आपका पैसा सेफ रहेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको बेल इन करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने उस समय कहा था। हालांकि गवर्नमेंट कहा था कि लास्ट रिसोर्ट होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सके कि कंपनी को कोई और ले ले, कहीं और से पैसा आ जाए, मगर अगर कुछ नहीं हो पाया तो फिर अल्टीमेटली बेल इन क्लॉज एप्लीकेबल होगा और आम आदमी, आम डिपॉजिटर को उसका पैसा भरना पड़ेगा। इसी बात पे जाकर के फिर ये बिल पास नहीं हो पाया और ये बिल अल्टीमेटली जाकर के 2018 में विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, लेकिन अब इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। तो क्या ये हर साल की एक नियम है, इनफैक्ट साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई की 1 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट एक्सचेंज करते हैं, ताकि दूसरी कंट्री अगर किसी सूरत में अटैक कर भी देती है तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक ना करे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ, जिसमें हर साल की शुरुआत में और फिर 6 महीने बाद जुलाई में जो है हम एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट एक्सचेंज करते हैं। तो इंडिया एंड पाकिस्तान रिसेंटली एक्सचेंज अ लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। तो ये हमारा आर्टिकल 2 है, बेसिकली एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें हम एक दूसरे को प्रोहिबिट करते हैं कि हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हम एक दूसरे के अटैक नहीं करेंगे। और उसमें ये डील, उसमें आर्टिकल 2 में एक बात कही गई है कि हम रेगुलरली लिस्ट एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1988 में, रेटिफाई हुआ 1991 में। तो जैसा मैंने कहा 1 जनवरी और 1 जुलाई को ये लिस्ट एक्सचेंज की जा सकती है और 31 बार ऐसा हो चुका है। खैर ये तो कोई खास बात नहीं है। इसके अलावा प्रिजनर्स, एक दूसरे की जेलों में एक दूसरे के जो कैदी बंद है, प्रिजनर्स बंद है, उनकी भी लिस्ट एक्सचेंज की गई। और इसके लिए भी एक एग्रीमेंट हमने 2008 में साइन किया था, एग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर एक्सेस, जिसके तहत हिंदुस्तान की जेल में जो पाकिस्तानी कैदी बंद है उनकी लिस्ट और पाकिस्तान की जेल में जो हिंदुस्तानी कैदी बंद है उनकी लिस्ट एक्सचेंज की जाती है। तो ये फिर 2008 में एग्रीमेंट किया गया था। ये एक और अपडेट था। चलिए अब बात करते हैं पढ़े भारत कैंपेन के बारे में। पढ़े भारत कैंपेन भी अभी 1 जनवरी से लॉन्च किया गया है और 100 डेज का कैंपेन है। ठीक है, लगभग 3 महीने और कुछ दिन चलने वाला कैंपेन है। 14 हफ्ते तक चलने वाला कैंपेन है पढ़े भारत कैंपेन, जिसमें हम बेसिकली रीडिंग की जो हैबिट है उसको प्रमोट करने के लिए ये कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बच्चों में एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो, क्योंकि ऑब्वियसली रीडिंग हैबिट के अपने फ़ायदे हैं, वो आप सभी लोग बेहतर जानते ही हैं। ठीक है, तो ये लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। 100 डे कैंपेन है, जैसा मैंने कहा कि 14 हफ्तों तक का कैंपेन है। 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक ये कैंपेन चलेगा। कौन से एज ग्रुप को करता है? बाल वाटिका से क्लास 8th तक, बाल वाटिका से लेकर क्लास 8th तक के बच्चों को हम
इसमें कैंपेन में हिस्सा लेने का हिस्सा देंगे और बेसिकली उनको हर हफ्ते एक नई एक्टिविटी रीडिंग रिलेटेड दी जाएगी। ठीक है, तो 14 हफ्तों में 14 एक्टिविटीज़ उनको दी जाएंगी जिससे उनकी रीडिंग हैबिट्स जो है वो इम्प्रूव की जा सके। ठीक है, इनमें स्कूल्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, कम्युनिटीज़ को, पेरेंट्स को, सब लोगों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा 1 एक्टिविटी पर वीक पर ग्रुप हैज़ बीन डिजाइंड विद द फोकस ऑन मेकिंग रीडिंग इंजॉयबल। हर हफ्ते एक ग्रुप चुन करके उसको एक एक्टिविटी दी जाएगी और रीडिंग को इंजॉयबल प्रैक्टिस के तौर पर प्रमोट किया जाएगा। 21 फरवरी जो इंटरनेशनल मदर टंग डे है, इसको भी बेसिकली इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ सकें। ठीक है, तो ये पढ़े भारत कैंपेन अनाउंस किया गया था। अब हम सेंसस के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सेंसस के बारे में हम सभी जानते हैं और बेसिकली हर 10 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डेमोग्राफिक सर्वे करवाती है जिसे सेंसस कहते हैं। तो ये सभी लोगों को पता है और सेंसस हमारा आखिरी हुआ था 2011 में, ये भी आप लोगों को पता है। तो यानी 10 साल बाद कब होना चाहिए था? 2021 में, मगर 2021 में पेंडेमिक के चलते हो नहीं पाया। अब 2022 में करवाने का प्लान है। तो अगेन अभी आपको पता है कोविड 3rd वेव चल रही है, तो अब इसको टाल दिया गया, डेफर कर दिया गया है कि कम से कम सितंबर से पहले तो सेंसस की एक्सरसाइज नहीं हो सकती। आपको पता है कि ये जो सेंसस होने वाला है ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है। यानी जो लोग सेंसस रिकॉर्ड करने आएंगे वो पेन कॉपी लेकर के नहीं, बल्कि एक स्मार्टफोन या टैबलेट लेकर के आएंगे और आपका जो रिस्पॉन्स है वो रियल टाइम में सेंट्रल सर्वर पे अपलोड होगा। मगर ये जो एक्सरसाइज है, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की एक्सरसाइज है या जो सेंसस की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज अभी डेफर कर दी गई है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड सेंसस का देखेंगे। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक्सरसाइज को सितंबर 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है क्या? देखो, कई बार ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के लिए। एनआरसी जैसा नाम से पता चलता है उसमें सिर्फ सिटीजन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और अभी तक आसाम में एनआरसी बनाया गया है। ठीक है, ये सिटीजनशिप रिकॉर्ड के लिए सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड है जो सिटीजन्स हैं, जिनको इंडियन सिटीजनशिप हासिल है। जबकि एनपीआर जो डेटा है वो सिटीजनशिप सेंट्रिक नहीं है, उसमें वो व्यक्ति है जो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री हैं। ठीक है, या तो पिछले 6 महीने से देश में रह रहे हैं या अगले 6 महीने देश में रुकने का प्रोविजन है, तो भी आप एनपीआर में रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे देश के रहवासी हो, भले आप देश के नागरिक हो या नहीं हो, आपका नाम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आ जाएगा। 2010 में पहली बार एनपीआर करवाया गया था, फिर 2015 में अपडेट किया गया और अब दोबारा करने का प्लान है अपडेट, मगर अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन होता चला जा रहा है। तो एनपीआर इज द रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स। जैसा मैंने कहा कि या तो आप पिछले 6 महीने तक रहे हो या अगले 6 महीने रहने का प्लान है। 2010 में पहली बार हुआ था, 2015 में अपडेट हुआ। अभी तक हमारे पास जो डेटाबेस है एनपीआर में, उसमें तकरीबन 119 करोड़ रहवासी हैं भारत में। ठीक है, अच्छा, सेंसस जो करवाया जाता है, सेंसस के बारे में अगर देखें तो सेंसस एक्ट 1948 के तहत करवाया जाता है। ठीक है, सेंसस जो है वो यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 246, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सब्जेक्ट है। 7th शेड्यूल में सीरियल नंबर 69 में सेंसस के बारे में बात की गई है। हिंदुस्तान में अगर हम देखें, सेंसस करवाने की जिम्मेदारी जो है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की है। फिलहाल इस समय जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है उनका नाम विवेक जोशी है। ठीक है, सेंसस की जो रिपोर्ट है, सेंसस का जो डेटा है वो इतना कॉन्फिडेंशियल माना जाता है कि इवन कोर्ट ऑफ लॉ के लिए भी ये एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, जो पहला सेंसस करवाया जाए, देखो सेंसस को ना एक होता है सिंक्रोनस सेंसस, एक होता है नॉन सिंक्रोनस सेंसस। नॉन सिंक्रोनस मतलब जो अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे करवाया गया। तो इंडिया में जो नॉन सिंक्रोनस सेंसस है वो 1865 से 1872 के बीच में लॉर्ड मेयो साहब ने करवाया था और उसे इंडिया का पहला सेंसस कहा जा सकता है, बट इट वाज अ नॉन सिंक्रोनस सेंसस। और एक होता है सिंक्रोनस सेंसस, मतलब एक ही समय में अलग अलग जगहों पर चल रहा है सेंसस। तो पहला सिंक्रोनस सेंसस जो है वो 1881 में विलियम पाउडन, ठीक है, WC पाउडन साहब ने करवाया था। ये हिंदुस्तान का पहला सिंक्रोनस सेंसस था। ठीक है, तो ये सेंसस के बारे में, अगर आपसे कास्ट सेंसस के बारे में बात की जाए तो वो थोड़ा अलग मैटर है। कास्ट सेंसस हिंदुस्तान में आखिरी बार 1931 में करवाया गया था, फिर 2011 में सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस में करवाया गया था कास्ट सेंसस, मगर वो डेटा पब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, अच्छा, तो देखो दिसंबर में हमने बात की थी कि पैनल बनाया गया था, है ना, एक पैनल बनाया गया था और उससे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली, जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा था कि आपने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो लिमिट है आपकी 8 लाख,
उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है, ये 8 लाख का फिगर कहाँ से आया है। तो सेंटर ने उस लिमिट को जस्टिफाई करने के लिए कह लो या इवैल्यूएट करने के लिए कह लो, एक पैनल बनाया। 3 मेंबर का पैनल था। अजय भूषण पांडे साहब थे, संजीव सान्याल थे, वीके मल्होत्रा थे, और इन तीनों को ये काम दिया गया कि आप बताओ कि एक्चुअली एक रीजनेबल लिमिट क्या होनी चाहिए। और ये पैनल ने आकर के रिपोर्ट में ये कहा कि 8 लाख की जो लिमिट है वो बिल्कुल ठीक लिमिट है, और ये जो लिमिट है इसके पीछे अपना जस्टिफिकेशन है, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उस समय ये कंटेंशन था कि जो ओबीसी की क्रीमी लेयर लिमिट है वो भी 8 लाख है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वही 8 लाख रुपए की लिमिट लेकर के यहाँ पर भी इस्तेमाल कर ली। ठीक है, कॉपी पेस्ट का काम कर लिया गवर्नमेंट ने, कोई इसमें कोई लॉजिकल इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन इस पैनल ने कहा कि नहीं, ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग है। और कैसे अलग है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, एक एक करके हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले उन्होंने क्या कहा है कि दिस इनकम इज अ फीजिबल क्राइटेरियन, पहले तो उन्होंने इसे जस्टिफाई किया है। अब ये हम सबको पता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन गवर्नमेंट जो है वो 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2019 में लेकर आई थी। और उस समय उन्होंने कहा था कि एक तो ये 8 लाख रुपए की लिमिट देखी जा सकती है। इस 8 लाख रुपए की लिमिट के अलावा ये देखना पड़ेगा कि बेनिफिशियरी की फैमिली के पास कोई 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड ना हो। ठीक है, इसके एक रेजिडेंशियल फ्लैट ना हो जो 1000 स्क्वायर फीट का हो, या कोई रेजिडेंशियल प्लॉट ना हो जो 100 से 200 स्क्वायर यार्ड के बीच का हो। अगर इनमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो बेसिकली हम एक व्यक्ति को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से मान लेंगे। ठीक है, ये उस समय बात की गई थी। अब बेसिकली जो पैनल है उसने 8 लाख की इनकम लिमिट को तो जस्टिफाई किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ओबीसी वाला क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, ये वाला क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। ओबीसी में हम पिछले 3 साल की कॉन्जिक्यूटिव इनकम देखते हैं, यहाँ पर हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की देखते हैं। इसके अलावा ओबीसी में हम इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम बाकी काफ़ी सारी इनकम जो इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर हम वो सारी इनकम्स इंक्लूड करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है इनका कॉम्पोजिशन अलग है। हाँ, फाइनल फिगर 8 लाख ही है, मगर इनका कॉम्पोजिशन अलग है, और क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन अलग है इसलिए इनको एक नहीं माना जा सकता। सो डिस्पाइट बीइंग द सेम कट ऑफ नंबर, देयर कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट एंड द टू कैन नॉट बी इक्वेटेड। ठीक है, हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ सजेशंस दिए। जैसे उन्होंने कहा है कि रेजिडेंशियल अगर आपके पास प्लॉट है भी तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वो घर बेच नहीं रहे हो, आप उसमें रह रहे हो। ठीक है, तो आपके रेजिडेंशियल बेसिकली अगर आपके पास फ्लैट है या प्लॉट है तो उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो यानी आप ये देखो 8 लाख रुपए की लिमिट के साथ बेसिकली EWS में एक्सक्लूड इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम अ पर्सन हुज फैमिली हैज 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी 8 लाख रुपए की इनकम है या नहीं है, अगर आपके पास 5 एकड़ की एग्रीकल्चरल लैंड है तो मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में क्लासीफाई नहीं हो सकते। तो एग्रीकल्चरल लैंड को तो आप इंक्लूड कर रखो, बट रेजिडेंशियल लैंड और रेजिडेंशियल प्लॉट को उन्होंने कहा कि आप हटा दो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 ईयर का फीडबैक लूप साइकिल रखो कि आप एक बार लोगों को एडमिशन दो इसके बेसिस पे, और 3 साल में सिचुएशन देखो कि 3 साल में जो है एक्चुअली गरीब बच्चे ही इसके थ्रू आ रहे हैं या फिर जो है अमीर बच्चे या जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए फ़ायदा उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, और उसके बेसिस पे फिर इस लिमिट को दोबारा से रीइवैल्यूएट करो। इस तरह के सजेशंस दिए गए। हालांकि अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये रहा है कि इस साल उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन अलाउ कर दिए हैं इस क्राइटेरियन के बेसिस पे, और अगले साल मार्च में इसको दोबारा रिविजिट करने के लिए कहा है कि हम एक बार दोबारा देखेंगे कि 8 लाख की लिमिट सही है या नहीं है। अच्छा, देखो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मुझे लगा कि एयर स्पोर्ट्स के लिए हमारे देश में, क्योंकि जनरली एयर स्पोर्ट्स हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा किया नहीं जाता। ठीक है, मतलब एयर स्पोर्ट्स जहाँ तक मैंने जनरली हिंदुस्तान में देखा है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में चला जाता है कि ठीक है, बंदा अब ऋषिकेश गया है या गोवा गया है तो वहाँ उसने थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया कुछ पैसे दे करके, बट जो एक्टिवली लोगों को परस्यू करते हुए हिंदुस्तान में थोड़ा कम देखा गया है। तो जबकि इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल है एयर स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही ये ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया और उसके ऊपर सजेशंस मांगे गए। तो किसने रिलीज़ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्राफ्ट रिलीज़ किया है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इंडिया इज द पोटेंशियल टू बी अमंग द लीडिंग नेशंस इन द वर्ल्ड ऑफ एयर स्पोर्ट्स। ठीक है,
तो विजन क्या है कि इंडिया को एक टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बनाना बाय 2030, यानी अगले 8 से 9 सालों के अंदर हम हिंदुस्तान को टॉप एयर स्पोर्ट्स कंट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में एक बड़ा एम्बिशियस मिशन है। कौन से एयर स्पोर्ट्स इंक्लूडेड? बहुत सारे एयर स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है। इनमें एरोबेटिक्स है, एरो मॉडलिंग है, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट है, बलूनिंग है, ड्रोन्स हैं, ग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग है, माइक्रोलाइटिंग है, पैरामोटरिंग है, स्काई डाइविंग है, विंटेज एयरक्राफ्ट है। तो इनमें से कोई भी एयर स्पोर्ट आप चुन सकते हैं या और भी एयर स्पोर्ट्स उसमें कवर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, नॉर्मली कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसके लिए एक एपेक्स बॉडी बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी एक एपेक्स बॉडी होगी, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसे क्रिकेट के लिए BCCI है, ठीक है, उसी तरीके से एयर स्पोर्ट्स के लिए एक एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होगी, जो इसके लिए सारी गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह तय करेगी, सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को एम्पैनल करेगी, ठीक है। इट विल बी एस्टैब्लिश्ड एज द एपेक्स गवर्निंग बॉडी। और इसमें क्या होगा, फिर हर एयर स्पोर्ट का एक अलग एसोसिएशन होगा। जैसे पैराग्लाइडिंग का एक अलग एसोसिएशन होगा, स्काई डाइविंग का एक अलग एसोसिएशन होगा, और वो सब मेंबर जो होंगे वो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया होगी, जो सुपर रेगुलेटर होगा। मतलब रेगुलेटर्स के ऊपर भी एक रेगुलेटर बनाया जाएगा। अब इंटरनेशनली कौन सी बॉडी जो है वो इनके गेम्स करवाती है? तो इंटरनेशनली एक फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल है, जो कि स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है, जो कि दुनिया भर में एयर स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडी है। तो उनके जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें अल्टीमेटली बेसिकली इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्लेयर्स होंगे, जो रजिस्टर्ड प्लेयर्स होंगे, यहाँ पर इंडिया में भी जो कॉम्पिटिशन्स करवाए जाएंगे वो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया करवाएगा, और उसमें बेसिकली इनसे रजिस्टर्ड जो स्पोर्ट्स पर्सन है और जो स्पोर्ट्स बॉडीज है वो पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। अब क्या एयर स्पोर्ट्स पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी रन करवाए जा सकते हैं? नहीं, इसके लिए भी एयर ट्रैफिक की तरह जोन्स बनेंगे, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, ठीक है। तो जो रेड जोन है और जो येलो जोन है वहां पर तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की परमिशन के बिना आप एयर स्पोर्ट्स करवा ही नहीं सकते, परमिशन के बाद ही करवा सकते हो। और जो ग्रीन जोन है वहां पर 500 kgs तक का वजन लेकर के आप एयर स्पोर्ट्स करवा सकते हो। जो ग्रीन जोन डिक्लेयर किए गए वहां पर बिना परमिशन के 500 किलो तक का एयरक्राफ्ट, या मतलब बेसिकली 500 किलो तक का आप बेसिकली कोई भी एयर स्पोर्ट जिसमें 500 किलो तक का वजन हो उतना एयर स्पोर्ट आप करवा सकते हो। ये बेसिकली गाइडलाइंस निकाली गई हैं। अच्छा, कुछ पर्टिकुलर जोन्स जहां पर एयर स्पोर्ट्स ज़्यादा किए जाएंगे, जैसे हिंदुस्तान में कुछ ऐसी जगह पर हैं, हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग है या गैंगटॉक है सिक्किम में, जहां पर एयर स्पोर्ट्स थोड़े से ज़्यादा है, हड़पसर महाराष्ट्र में या वागामॉन केरला में है। तो यहाँ पर जहाँ पर एयर स्पोर्ट्स ज़्यादा हो सकता है कल को ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम बन जाए, तो उनको कंट्रोल एरियाज डिफाइन किया जाएगा और वहाँ पर उसके अराउंड ही सारी गाइडलाइंस भी तय की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इसको बढ़ावा देने के लिए इसको थोड़ा सस्ता किया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल एयर स्पोर्ट्स बहुत महंगे हैं, तो इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत महंगे आते हैं, हर आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी, इसमें जो इंपोर्ट ऑफ एयर स्पोर्ट्स भी होगा उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी या ख़त्म कर दी जाएगी। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एयर स्पोर्ट्स को उनके करिकुलम में शामिल करने का बेसिकली एनकरेजमेंट किया जाएगा कि भैया स्कूल्स में भी कुछ ना कुछ एयर स्पोर्ट रहे, कोई ना कोई एयर स्पोर्ट रहे, ठीक है। इसके अलावा GST भी रिड्यूस करने को लेकर के बात की जाएगी कि जो GST की लोवेस्ट स्लैब है 5%, वहाँ पर एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को रखा जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग सजेशंस रखे गए हैं ड्राफ्ट में एयर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। और मुझे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है, लेकिन आई डोंट नो कितना पिकअप कर पाता है, ये थोड़ा आगे आने वाला वक्त बताएगा कि हिंदुस्तान में एयर स्पोर्ट्स कितना पिकअप कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये अपडेट फर्स्ट पार्ट का था। मैं यहाँ पर वीडियो को रैप अप करता हूँ। आप एक बार इतना समझें, इसको डाइजेस्ट करें, अपने नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी रखें, इनको रिवाइज करें और फिर सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट में और कुछ अपडेट्स के साथ मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।